हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस। और उसमें से दोस्तों चैप्टर चल रहा था 4th नंबर, वैद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोगों ने चुंबक पढ़ लिया था, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे। अब आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं बायो सावर्ट नियम क्या है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं आगे जो टॉपिक है दोस्तों, वो है बायो सावर्ट नियम। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं, बायो सावर्ट नियम। बायो सावर्ट नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बायो सावर्ट नियम क्या है, समझ लेते हैं इसे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। तो सन 1820 में बायो और सावर्ट ने, दोस्तों ये बायो सावर्ट दो वैज्ञानिक अलग अलग हैं, बायो अलग है और सावर्ट अलग है। ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नियम दिया है, तो उन्हीं को दोनों को मिलाकर बायो सावर्ट नियम हो गया। तो दोस्तों देख लेते हैं, सन 1820 में बायो और सावर्ट ने, कहीं कहीं पर दोस्तों सावर्त भी लिखा होगा, बायो और सावर्ट ने धारावाही चालक पर धारावाही चालक पर बायो और सावर्ट ने धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्षेत्र के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। एक नियम प्रतिपादित किया जो बायो सावर्ट नियम कहलाता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब कोई गतिमान आवेश गति करता है तो वह एक वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, एक धारावाही चालक ले लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों एक धारावाही चालक ले लेते हैं और यहाँ से एक बिंदु ले लेते हैं दोस्तों धारावाही चालक पर, ये मान लेते हैं P बिंदु है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो इस बिंदु से इस यहाँ तक के बीच की दूरी है दोस्तों, वो दूरी देख लेते हैं। ये दूरी मान लेते हैं R है। इस P बिंदु के बीच तक की दूरी जो है वो R है। ये धारावाही चालक है और इस चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है। लिख लेते हैं दोस्तों, धारावाही चालक दोस्तों ये जो बिंदु P है, यहीं पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं और ये अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। इसे लिख लेते हैं डेल्टा B से। और दोस्तों ये इस धारावाही चालक और बिंदु P के बीच का जो है कोण, उसे थीटा मान लेते हैं। अब इस दोस्तों धारावाही चालक जो है, इस धारावाही चालक में एक अल्पांश लंबाई ले लेते हैं। इतनी लंबाई ले लेते हैं दोस्तों, ये अल्पांश लंबाई है और इस लंबाई को L मान लेते हैं। ये L लंबाई है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक जो ये अल्पांश है, ये L लंबाई है। अब आइए इस पर लिख लेते हैं किस तरीके से बायो और सावर्ट ने एक धारावाही चालक के लिए अपना नियम प्रस्तुत किया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या है पहला पॉइंट जो बायो और सावर्ट ने दिया है। उन्होंने दिया है, पहला जो पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र क्या है, डेल्टा बी। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक तार में प्रवाहित धारा चालक तार में दोस्तों देख लेते हैं, चालक तार में क्या धारा प्रवाहित है, I धारा। तो चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती I के अनुक्रमानुपाती चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती
होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र तो दिया गया है डेल्टा बी। अब ये अनुक्रमानुपाती है तो इसमें इस तरीके से चिन्ह बना देंगे अनुक्रमानुपाती का, और धारा आई के अनुक्रमानुपाती, और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट क्या दिया बायो और सावर्ट ने। तो दोस्तों सेकेंड पॉइंट दिया कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक की अल्पांश, चालक की अल्पांश लंबाई, चालक की अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं चालक की लंबाई क्या है। यहाँ पर पूरे चालक की लंबाई मान लेते हैं एल है, तो ये एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, तो इसे लिख लेते हैं डेल्टा एल। तो यदि पूरे चालक की लंबाई एल है तो ये छोटी सी जो लंबाई है दोस्तों इसे डेल्टा एल मान लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं इक्वेशन क्या बनेगा। दोस्तों इक्वेशन बनेगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती चालक की लंबाई क्या है डेल्टा एल, और ये दोस्तों इक्वेशन बन जाएगा सेकेंड। अब आइए देख लेते हैं अगला बायो सावर्ट ने किस तरीके का कथन दिया है। तो अगला उन्होंने कहा दोस्तों कथन, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश से, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली, बिंदु P को मिलाने वाली, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश की लंबाई, तथा अल्पांश, तथा अल्पांश की लंबाई के बीच बने कोण, लंबाई के बीच बने कोण। आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके का कोण बन रहा है चित्र में। तो दोस्तों देख लेते हैं ये क्या है, ये धारावाही चालक है, लंबाई है। इस चालक से P बिंदु पर ये जो रेखा मिलाई गई है, तो इनके दोनों के बीच में ये जो कोण बना है थीटा, इसी की बात हो रही है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं बने कोण की, बने कोण की ज्या, और ज्या को दोस्तों क्या लिखते हैं साइन, के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के, और इसे मान लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर तीसरा। अब आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है, अब इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके का इक्वेशन बनेगा। तो फिर से लिखेंगे क्या डेल्टा बी
दोस्तों अनुक्रमानुपाती में तो सामने रख देते थे, तो चिन्ह तो दोस्तों समान ही होता है, चाहे अनुक्रमानुपाती हो या व्युत्क्रमानुपाती हो, तो चिन्ह वही लगाएंगे। बस एक चीज का फर्क हो जाता है, अनुक्रमानुपाती में वो चीजें सामने रख दी जाती हैं और व्युत्क्रमानुपाती में वो चीजें एक के बटे में रख दी जाती हैं, तो दूरी के वर्ग के यानी एक बटा आर स्क्वायर के बराबर में आ जाएंगी ये। तो और ये इक्वेशन मान लेंगे दोस्तों, ये इक्वेशन हो जाएगा चौथा। अब आइए देख लेते हैं समीकरण, देख लेते हैं दोस्तों चारों समीकरणों को, चारों समीकरणों से, चारों समीकरणों से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चारों समीकरणों को किस तरीके से रखते हैं। आइए दोस्तों अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। तो आइए डाल लेते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों अगला टॉपिक दिया गया है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। तो लिखेंगे यहाँ पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मैक्सवेल के जो दाएं हाथ का नियम है वो किस तरह का है, क्या कहते हैं मैक्सवेल। तो देख लेते हैं दोस्तों मैक्सवेल ने क्या कहा है। मैक्सवेल ने कहा है यदि धारावाही चालक तार को, यदि धारावाही चालक तार को, यदि धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में, दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ा जाए, इस प्रकार से पकड़ा जाए, इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा, कि अंगूठा जो है दोस्तों, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा और हाथ की उंगलियां, हाथ की उंगलियां और हाथ की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, हाथ की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं, निरूपित करती हैं। तो दोस्तों ये दिया गया है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। अब आइए देख लेते हैं इसके चित्र में किस तरीके से समझेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम क्या है कि यदि धारावाही चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में और हाथ की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हों। दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर एक देख लो, एक इमेज आ रही है, उस इमेज में हम लोग समझते हैं। एक देख लेते हैं, एक तार जो है उस तार को एक हाथ से पकड़ा गया है जिसमें से अंगूठा जो है दोस्तों, अंगूठा ऊपर की ओर है और इस तरीके से एक चालक तार को पकड़ा गया है। तो धारा की जो दिशा है, धारा ऊपर की ओर बह रही है। देख लेते हैं धारा आई जो है वो ऊपर की ओर बह रही है और जो ये हाथ दिया गया दोस्तों, ये दाहिना हाथ है, यानी दाएं हाथ का नियम है तो दाहिना हाथ है। फिर देख लेते हैं दोस्तों, जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से एक 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 चतुर्भुज टाइप का बना है जिसमें मान लेते हैं कि यह एक पूरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो घूम किस तरीके से रही है, यानी इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रही है, जिस तरीके से घड़ी घूमती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस चित्र को समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो अंगूठा है, जब किसी चालक तार को पकड़ेंगे तो जब धारा की दिशा होगी तो अंगूठा यदि धारा की दिशा को निरूपित करेगी, तो जो दोस्तों जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं
तो ये मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। तो जिस जिस दिशा में उंगलियां मुड़ी हैं दोस्तों, उसी दिशा में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चित्र में ये जो चित्र बने हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लिखा है वो चीजें हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, कोई एक इस तरह का चालक दिया गया है, तो ये एक चालक है। इस चालक को इस तरीके से दोस्तों पकड़ लेते हैं, ऊपर ऐसे इस तरीके से अंगूठा कर लेते हैं इस चालक की दिशा में, और ये उंगलियां इस तरीके से मुड़ी हुई होती हैं। तो ये दोस्तों जो अंगूठा है ये चालक की दिशा को निरूपित करता है, और जो ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम क्या है। यानी ये जो पेन है दोस्तों, इस पेन को एक चालक समझ लेते हैं, और इस चालक तार में एक आई धारा प्रवाहित समझ लेते हैं कि एक आई धारा जो है वो ऊपर की ओर बह रही है। तो इस अंगूठे को धारा की दिशा में कर लेते हैं। तो जो अंगूठा है जो धारा की दिशा में है, तो जो ये मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। तो इसका मतलब है जब ये चालक तार है इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज तरीके से मुड़ेगा। तो दोस्तों चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे किस तरीके से चित्र में ये चीजें साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, किस तरीके से हमने एक चालक तार को पकड़ रखा है और उसमें किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की किस तरीके से जानकारी होती है, चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से मुड़ा होता है। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है, धारावाही। तो दोस्तों हेडिंग डाल लेंगे, धारावाही वृत्ताकार, धारावाही वृत्ताकार पाश या तार के कारण, धारावाही वृत्ताकार पाश या तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये दिया गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि धारावाही एक तार है। दोस्तों क्या करते हैं, एक धारावाही चालक तार ले लेते हैं और उस चालक तार को क्या करते हैं, एक गोला टाइप बना लेते हैं, यानी वृत्त के आकार में उसे मोड़ लेते हैं, और फिर उसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। फिर देखते हैं कि उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरीके से निकलता है। तो आइए इसे समझ लेते हैं दोस्तों। धारावाही वृत्ताकार पाश या तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। तांबे का एक मोटा, लिखते हैं दोस्तों, तांबे का एक मोटा, तांबे का एक मोटा तार लेकर, तांबे का एक मोटा तार लेकर उसे वृत्ताकार रूप में, उसे वृत्ताकार रूप में मोड़कर, मोड़कर धारा प्रवाहित करने पर, मोड़कर धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से दिखती हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से दिखती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं धारावाही वृत्ताकार जो पाश या तार होता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके का दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन में एक इमेज दिख रही होगी, तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों किस तरीके से एक वृत्ताकार पाश होता है किस तरीके का दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं, क्या करते हैं, एक वृत्ताकार तार ले लेते हैं दोस्तों, गोला तार कर लेते हैं वृत्ताकार टाइप का, और उसे किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। तो आइए समझ लेते हैं, एक वृत्ताकार तार लेंगे इस तरीके से और उसे गोला टाइप का बना देंगे दोस्तों। इस तरीके का ये गोला टाइप बन जाएगा दोस्तों, वृत्ताकार बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसे किसी इस तरीके से बैटरी से इसे जोड़ देंगे दोस्तों।
कुंजी लगा देंगे और इस तरीके से इसे संयोजित कर देंगे दोस्तों। जहाँ इसका प्लस सिरा होता है, ये इसका माइनस सिरा है, ये कुंजी है, तो यहाँ से प्लस है तो यहाँ से धारा दोस्तों प्रवाहित होने लगी। इस तरीके से धारा बहेगी, इस तरीके से, इस तरीके से धारा बहेगी और धारा का डायरेक्शन दोस्तों इस तरीके से होगा। अब आइए देख लेते हैं, जब ये धारा इस तरीके से इस वृत्ताकार तार में बहेगी तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा। और वो क्षेत्र किस तरीके का होगा दोस्तों? इस तरीके का एक क्षेत्र बन जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर जो ये तार दोनों साइड दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर ये एक छल्लेनुमा बन जाती हैं आकृतियाँ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद में ये जो लेयर होते हैं इस तरीके के बनने लगते हैं दोनों दिशाओं में। इस तरीके का लेयर इधर बनेगा दोस्तों इस दिशा में, इस तरीके का लेयर इसमें बनेगा इस दिशा में, इस तरीके से लेयर इसमें बनेगा इस दिशा में, इस तरीके का इसमें बनेगा इस दिशा में। इस तरीके से ये लेयर दोस्तों बनते जाते हैं। तो यह जो है एक धारावाही वृत्ताकार पॉश है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है, इस तरीके का हमें प्रतीत होता है दोस्तों। इसकी एक इमेज आप लोगों के स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रही होगी, तो आप लोगों को ये चित्र भी बनाना है साथ में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों अगला टॉपिक दिया गया है प्रणालिका, तो लिख लेते हैं दोस्तों प्रणालिका, तो हेडिंग डाल लेंगे परिनालिका। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं प्रणालिका क्या होती है। देख लेते हैं दोस्तों। लिखेंगे जब एक लंबे विद्युत रोधित तार को विद्युत रोधित तार को जब एक लंबे विद्युत रोधित तार को सर्पिल आकार में सर्पिल आकार में इस प्रकार लपेटा जाता है, इस प्रकार लपेटा जाता है, इस प्रकार लपेटा जाता है कि तार के फेरे की तार के फेरे एक दूसरे से अलग हों, एक दूसरे से अलग हों, एक दूसरे से अलग हों, परंतु पास पास हों, परंतु पास पास हों, परंतु पास पास हों। इस प्रकार का प्रक्रम इस प्रकार का प्रक्रम इस प्रकार का प्रक्रम प्रणालिका कहलाता है। इस प्रकार का प्रक्रम प्रणालिका इस प्रकार का प्रक्रम प्रणालिका कहलाता है। प्रणालिका जिस पदार्थ पर प्रणालिका जिस पदार्थ पर लपेट कर बनाई जाती है, लपेट कर बनाई जाती है, उसे क्रोड कहते हैं, उसे क्रोड कहते हैं। उसे क्रोड कहते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से प्रणालिका
बनाई जाती है प्रणालिका को समझ लेते हैं। तो किस तरीके की होती है दोस्तों प्रणालिका? ये मान लेते हैं कि एक लोहे की क्रोड है दोस्तों, इस तरीके की, और इसी में इस तरीके से तारों को लपेटकर एक प्रणालिका बनाई जाती है। इस तरीके से दोस्तों ये जो आकृति है ये एक प्रणालिका है। यहाँ पर इस तरीके से तार जो है एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं, पास पास होते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग होते हैं। इस तरीके से यह एक चालक तार है, लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, यह चालक तार है, लिख लेंगे यहाँ पर चालक तार है। ये फेरे हैं, ये फेरे हैं, और ये पूरा संयोजन दोस्तों जो है, ये पूरा संयोजन कहलाता है प्रणालिका का। तो ये पूरा संयोजन दोस्तों कहलाता है प्रणालिका का। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, प्रणालिका बनाई जाती है। अब आइए देख लेते हैं अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक दिया गया है विद्युत चुंबक। तो हेडिंग डाल लेते हैं विद्युत चुंबक। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं विद्युत चुंबक क्या होता है। दोस्तों ये जो टॉपिक लिखाए जा रहे हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं दोस्तों। अब ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, दो दो या तीन तीन नंबर के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर का जो फॉर्मेट है दोस्तों बहुत छोटा हो गया है। इस वजह से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बस छोटी छोटी हेडिंग 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर के रूप में पूछी जाती हैं। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं विद्युत चुंबक क्या होता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक रहता है, उतने ही समय तक रहता है जब तक उसमें रहता है जब तक उसमें जब तक उसमें धारा प्रवाहित होती रहती है, धारा प्रवाहित होती रहती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये चुंबक किस तरह का चुंबक होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती रहती है, तो केवल तब तक वह चुंबकीय व्यवहार करता है। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों। तो क्या करते हैं, एक प्रणालिका बनाते हैं इसमें, आइए समझ लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके की एक नर्म लोहे की क्रोड ले लेते हैं। ये दोस्तों नर्म लोहे की क्रोड है, इस तरीके से इसमें कई सारे तार इस तरीके से लपेट कर बनाए जाते हैं। इस तरीके से तारों को दोस्तों लपेटा जाता है नर्म लोहे की क्रोड पर। इस तरीके से अब इन तारों को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। इस तरीके से तो दोस्तों जैसे जैसे इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, यहाँ पर दोस्तों धारा की दिशा जो है वो नीचे की ओर है। इस तरीके से धारा यहाँ भी इस तरीके से आ जाती है, घूमकर ऐसे जाकर ऐसे नीचे की ओर आ जाती है इस तरीके से। तो दोस्तों यह एक प्रणालिका बन गई है। अब इस प्रणालिका में दोस्तों क्या करते हैं, जैसे ही किसी सेल के द्वारा यहाँ से विद्युत धारा बहने लगती है, तो दोस्तों जब किसी प्रणालिका में
विद्युत धारा बहने लगती है तो वो प्रणालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है और उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो सिरा है ये उसका उत्तरी ध्रुव बन जाएगा और यह सिरा उसका दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चुंबक कितना होता है, चुंबक कितना भी छोटा क्यों ना हो उसके द्विध्रुव होते हैं। चुंबक छोटे से छोटे भाग में भी उसके द्विध्रुव मौजूद होते हैं, जिसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो प्रणालिका है यह किस तरह का व्यवहार करती है, यह एक क्षण चुंबक का व्यवहार करती है। अब आइए दोस्तों इसे समझ लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने में विद्युत चुंबक बनाने में विद्युत चुंबक बनाने में एक नर्म लोहे की क्रोड पर एक नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के तारों को लपेटकर तांबे के तारों को लपेटकर एक प्रणालिका बनाते हैं। तांबे के तारों को लपेटकर एक प्रणालिका बनाते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसका नामांकन कर देते हैं। ये दी गई है नर्म लोहे की क्रोड, यहाँ लिख लेते हैं नर्म लोहे की क्रोड। ये दोस्तों जो दिए गए हैं ये हैं तांबे के तार, तांबे के तार। तो इस तरीके से नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के तारों को लपेटकर बनाया जाता है। लपेटकर एक प्रणालिका बनाते हैं। यह प्रणालिका यह प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यह प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर किस प्रकार से निर्भर करती है। किस प्रकार से निर्भर करती है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट देख लेते हैं। ये प्रणालिका जो है किस तरह से निर्भर करती है, प्रणालिका में फेरों की संख्या पर। क्या लिखेंगे, प्रणालिका में फेरों की संख्या पर। प्रणालिका में फेरों की संख्या पर दोस्तों प्रणालिका में जितने अधिक फेरे होंगे उतना ही ज़्यादा उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उतना वो एक अच्छा चुंबक बनेगा। तो दोस्तों प्रणालिका पर जो है फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, जितने अधिक फेरे होंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। धारा के परिमाण पर दोस्तों जितनी ज़्यादा अधिक धारा इससे प्रवाहित होगी उतना ही ज़्यादा इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस प्रणालिका पर जितनी ज़्यादा धारा उत्पन्न होगी, जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही अच्छा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आइए अब अगला देख लेते हैं पॉइंट। क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर क्रोड के पदार्थ की प्रकृति में, यानी ये जो नर्म लोहे की क्रोड दी गई है दोस्तों, ये इसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है कि ये जितनी ज़्यादा क्रोड जो है इसका सपोर्ट करेगी, यानी बहने वाली धारा के समान होगी, इसके धारा के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी, कोई इसका प्रतिरोध नहीं होगा, तो उतनी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जो प्रणालिका है वो किस पर निर्भर करती है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, प्रणालिका में फेरों की संख्या पर, धारा के परिमाण पर और क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये 3 चीज़ों पर दोस्तों निर्भर करती है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या दिया गया है।
दोस्तों अगला टॉपिक दिया गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था, फ्लेमिंग ने किस तरीके से अपने, पहले हमने देखा था दोस्तों मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। अब देख लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो लिखेंगे दोस्तों, यदि हम अपने बाएं हाथ की, यदि हम अपने बाएं हाथ की, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को, 3 उंगलियों को, यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं वो 3 उंगलियां कौन कौन सी हैं। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों 3 उंगलियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली उंगली है तर्जनी, तर्जनी। उसके बाद में दोस्तों है मध्यमा, उसके बाद में फिर है अंगूठा। ये 3 उंगलियां हैं, अंगूठा। इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के, कि तीनों एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यानी इस तरीके से हमें अपने हाथ की उंगलियों को फैलाना है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को, कि तीनों के बीच में क्या है 90 डिग्री का कोण बने, यानी तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तब तर्जनी उंगली, तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा उंगली, तथा मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में, धारा की दिशा में एवं अंगूठा, अंगूठा धारावाही चालक, अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यानी यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को, यानी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा उंगली धारा की दिशा में एवं अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, जो आप लोगों की स्क्रीन के सामने में आया बन रहा होगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरह का चित्र बना है, समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं एक चित्र बना दिखाई पड़ रहा है, जिसमें से एक हाथ बना है। उसमें से दोस्तों देख लेते हैं जो मध्यमा उंगली है, जहाँ पर धारा लिखा है, तो मध्यमा उंगली के बीच में और तर्जनी उंगली जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है उसके बीच में, और अंगूठा दोस्तों जो है जो बल की दिशा में उसके बीच में, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो तीनों क्या है, उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो अंगूठा जो है वो धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तर्जनी उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा उंगली जो है वो चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को
प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों अपने हाथ को भी इस तरीके से फैलाकर बना सकते हैं। जैसे इस तरह से दिया गया है, तो ये अंगूठा हो गया दोस्तों। अंगूठा इस तरीके से फैलाएंगे, ये इस तरीके से फैलाएंगे और इस उंगलियों को इस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों इस तरह का जो डायग्राम बनेगा तीनों के बीच में, यानी इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। तो दोस्तों इस तरह के चित्र में ये जो अंगूठा है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये जो उंगली है दोस्तों ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और ये जो मध्यमा उंगली है ये चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सत्यापन होता है। दोस्तों आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं उन सब चीज़ों का आइए एक बार से फिर से देख लेते हैं। किस तरीके से चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। विद्युत चुंबक दिया गया है, तो आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं कि प्रणालिका जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो नंबर 1, प्रणालिका फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। नंबर दूसरा है धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर बनकर आ रहा होगा। किस तरीके से है, ये हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को यानी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत प्रदर्शित होते हैं। तो अंगूठा धारा पर यानी चालक पर लगने वाला बल, और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा उंगली प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का जो है अध्ययन कर लिया। दोस्तों इस तरीके से आप लोग वीडियो में बराबर बने रहिए। यदि आप लोगों की चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।